Assalamualaikum students, my name is Muhammad Farhan and I am here to teach you physics class 10th। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिव्यू के क्वेश्चंस। मैंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा दिए हैं, आज हमने रिव्यू क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो पूछता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है और इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैंने पूरा टॉपिक लॉन्ग में बताया है। ऐसा हमारे पास मोशन होता है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। और वो वाइब्रेटरी मोशन होता है और मीन पोजीशन के गिर्द क्या करता है, मूव करता है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। उसके बाद इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि बॉडी वाइब्रेट करनी चाहिए मीन पोजीशन के गिर्द। और जो दूसरी नेसेसरी कंडीशन है, एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करनी चाहिए। तो ये इसकी दो नेसेसरी कंडीशन है। ये मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास बुक पे लिखे हुए हैं, तो आंसर मैंने इसके जो है ना वो बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास, वो बता रहा है कि सेवरल एग्जांपल डेली लाइफ के बताएं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की काफ़ी देखी थी। हमने सबसे पहले देखा था कि सिंपल पेंडुलम है जो मेजर एग्जांपल है। उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम हमने देखा। उसके बाद हमने जो है वो ट्यूनिंग फोक, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस करता है, साउंड वेव। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है, व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हाउ डैम प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली, ये मैंने टॉपिक अभी तक इसकी वीडियो नहीं अपलोड की है। डैम्प्ड ऑसिलेशन होता क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेज। ये क्या करता है, हमें रेजिस्टिव फोर्सेज से क्या करता है, प्रेजेंस करता है, हमें बचाता है। फॉर एग्जांपल अब देखें ना आप कि अब बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, अक्सर जंप लगता है तो वो बहुत स्लोली ऐसे वेव प्रोड्यूस होती है और ऐसे आपको जो है वो जर्क्स हल्के से, बिल्कुल माइनर सा फील भी नहीं होता कि आप लोगों को शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं ना, जिस तरह बाइक्स में भी शॉक लगे होते हैं। तो वो आपको क्या करते हैं, बचाते हैं, फ्रिक्शन से बचाते हैं, जंपिंग से बचाते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है। उसमें हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर की एग्जाम्पल आती है। तो इसको देखें ज़रा, डैम्प्ड ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस। इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे ही जर्क लगता है हमें, वैसे इसका बड़ा मतलब जो है वो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और आस्ता आस्ता एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये इसकी डायग्राम बनती है। इसमें हमारे पास जो रीज़न आ जाएगी इसकी, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज टाइम पासिस। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है हमारे पास, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह। तो वो हमारे पास इस तरह जर्क लगता है तो फिर वो हल्का हल्का से ऐसे जो है वो फील भी नहीं होता। अगर आप साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जब जंप लगता है तो लग समझ जाती है, दिमाग भी हिल जाता है। तो ये हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर का काम है कि हमें जो है वो जंपिंग सिस्टम से जो है वो बचाता है। इसके बाद फोर्थ वाला है हमारे पास, हाउ कैन वी डिफाइन द वेव और मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपने डिफरेंस लिखना है। और इनकी एग्जांपल ये मैं बहुत अच्छे से अपने टॉपिक में समझा चुका हूँ, वेव वाला सारा लॉन्ग में, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सारी वेव्स को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो देख लेते हैं इसको एक दफ़ा फिर, इसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले वेव की डेफिनेशन लिखेंगे कि वेव क्या होती है, किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस होती है जो कि उसके पार्टिकल को रेस्ट से मोशन में ले आती है। फॉर एग्जांपल पानी पड़ा हुआ रेस्ट पे था, पार्टिकल रेस्ट पे थे, उसमें आपने कोई चीज़ फेंकी तो उसमें लहरें प्रोड्यूस होंगी, वेव प्रोड्यूस होगी। तो अब वो क्या हो रहा है हमारे पास, उसके पार्टिकल पर रेस्ट पे थे, हम मोशन में आ गए, वाइब्रेटरी मोशन में, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। इसके बाद मैकेनिकल वेव वो होती है जिसको कोई मीडियम चाहिए होता है, जिस तरह साउंड है, एयर ना हो तो हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। तो ये हमारे पास एयर एक मीडियम है साउंड के लिए। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, जिस तरह लाइट, एक्सरेज हैं, इस स्पेस में भी हमारे पास जहाँ पे एयर नहीं भी है वहाँ पे भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। पांचों क्वेश्चन देख लें यहाँ से। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव विद एग्जांपल। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसमें पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। जिस तरह साउंड है, आप किसी रूम में हो, एम्प्टी रूम हो, वहाँ बोलते हैं तो आप अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है आपको। तो वो क्या है, इको साउंड जा रहा है बैक एंड फोर्थ, मतलब फोर्थ आगे की तरफ, बैक पीछे की तरफ, मतलब साउंड ऐसी वेव है जो टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो ये क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो बैक एंड फोर्थ मूव करती है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांसफर वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव होती है जो परपेंडिकुलर मूव करती है। फॉर एग्जांपल ये पानी पड़ा हुआ है ना मेरे पास, इसमें वेव प्रोड्यूस करनी, यूँ मैंने ऊपर से पत्थर फेंका है पानी में ऐसे, और वेव ऐसे को प्रोड्यूस होगी। तो एंगल कौन सा बन रहा है, ये पत्थर फेंका और ये वेव प्रोड्यूस है, 90 का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। तो मतलब जहाँ पे हमारे पास वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है वो कौन सी वेव है, ट्रांसफर वेव। और इसकी वही हम एग्जाम्पल लिख देंगे,
वाटर स्टार्ट करते हैं। छठे में वो कह रहा है कि ट्रांसफर वेव ड्रा करें विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, और क्रस्ट और ट्रफ भी उस पर मैंशन करें। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब कि अगर एक वेव है ना, ये ट्रांसफर वेव होती है, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में, तो यहाँ से मैक्सिमम जो उसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये जो उसकी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक गई, ये जो उसकी है हमारे पास, ये क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। और वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान का फासला। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये वेवलेंथ है। अब उसने एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर का कहा है, तो आपने ये वाला जो फासला है वेव के दरमियान का और ये वाला जो फासला है ये आपने रखना है 2 सेंटीमीटर का। और उसने कहा है कि वेवलेंथ जो है हमारे पास वो कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो आपने इन दोनों के दरमियान का जो फासला रखना है मैयर करके 4 सेंटीमीटर का रखना है। गॉट इट। और उसके बाद जो क्रस्ट और ट्रफ उसने क्या मेंशन करें, ऊपर पार्ट वाला जो होता है ट्रांसफर वेव का अपर पार्ट वो क्रस्ट होता है, और जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, ट्रफ होता है। नेक्स्ट अब वो कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशनशिप ड्रा करना है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान, उसका फार्मूला भी लिखना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब v इक्वल टू d/t आपने फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब वेवलेंथ, तो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लैम्डा पुट करेंगे वेवलेंथ, और टाइम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टाइम पीरियड, कि उसको कितना टाइम लगा एक जगह से दूसरी जगह या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। तो ये हमारे पास छोटा टी की जगह हम बड़ा टी लिख देंगे, तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा टी, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू लैम्डा बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हमने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है, t इक्वल टू 1/f, तो हम उसकी जगह वो पुट कर देंगे, इस t की जगह क्या आ जाएगा 1/f, तो लैम्डा t की जगह 1/f, f ऊपर जाके लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा एंड पे v इक्वल टू f लैम्डा। नेक्स्ट हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, वेव आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि वेव हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं कर रही। ये मैंने इस पूरा टॉपिक भी समझाया, वेव द कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव है द कैरियर ऑफ एनर्जी, मेरी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी जस्टिफाई कर दूंगा, आंसर भी सामने लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट हम लेते हैं कि वो कह रहा है कि वेव एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है लेकिन मैटर नहीं। फॉर एग्जांपल एक पत्थर लें, उसको पानी में रख दें, अब वो रेस्ट पे है पत्थर। अब आप पता क्या करें, पेंसिल लें, उसके साथ वेव क्रिएट करें। जब वेव पत्थर तक पहुंचेगी तो पत्थर भी क्या करेगा, वाइब्रेटरी मोशन, मतलब उस वेव पानी से, पेंसिल से हमने वेव पानी में क्रिएट की, और पानी जाके पत्थर को जब लगेगा, वेव लगेगी तो पत्थर क्या करेगा, मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो अब क्या हुआ कि उस पत्थर को एनर्जी मिली है, किसके ज़रिए, वेव के ज़रिए। लेकिन जो मैटर है पेंसिल जिसके ज़रिए मैंने क्रिएट की है, वो उसने खुद जाके तो उसको नहीं ना पत्थर को मूव किया, उसने तो पानी को वेव दी, वेव ने आगे वो जो एनर्जी उसके अंदर वेव के अंदर आई वो उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की, कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं किया। यहाँ पे देखें ज़रा, टेक अ स्टोन इनटू द वाटर, पत्थर को पानी में रख दें, एंड प्रोड्यूस अ वेव बाय पेंसिल, पेंसिल से वेव प्रोड्यूस करें, दिस वेव वाइब्रेट्स द स्टोन, इट मीन वेव ट्रांसफ़र एनर्जी टू द स्टोन विदाउट एनी मैटर। इसका क्या मतलब है कि वेव ने एनर्जी ट्रांसफ़र की है स्टोन तक विदाउट एनी मैटर, मतलब पेंसिल ने जाके तो नहीं ना पत्थर को मूव करवाया। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, टकरा के दोबारा पहले मीडियम में आ जाए, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन है। ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा एक मीडियम है और वो दूसरा तो ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसी मीडियम में आ गई, दोबारा वापस नहीं, मतलब मीडियम चेंज नहीं किया, यहाँ से टकराई दोबारा इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आ गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये नॉर्मल रे होती है, जहाँ पे टकराती है वेव, वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं जिसको नॉर्मल रे कहते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन है कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दोबारा पहले मीडियम में नहीं आती, वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। ये इंसिडेंस की हमने, ठीक है, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दी और ये रिफ्लेक्ट होकर इस मीडियम में आ गई, इस मीडियम से इस मीडियम में आ गई है, इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, तो ये रिफ्लेक्शन है। डायफ्रैक्शन क्या होती है कि जो प्लेन वेव आ रही होती है उनके आगे आप स्लिट्स रख दें और उन स्लिट्स में से जब प्लेन वेव गुजरेंगी तो वो डाइफ्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कि प्लेन वेव आ रही थी, यहाँ से जब टकराई, ये ज़्यादा सारी वेव थी, इन्होंने सारे एरिया में से गुजरना था, एरिया स्मॉल कर दी, स्लिट्स रख दी, तो पानी ज़्यादा सारा आएगा, वैसे डी फॉर्म की हमारे वेव बनाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, डज इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी आल्सो इंक्रीज इन वेवलेंथ, इफ़ नॉट हाउ दीज क्वेश्चन रिलेटेड। वो कह रहा है अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास फार्मूला v इक्वल टू f लैम्डा। हमने
किसको देखना है, स्पीड को और वेवलेंथ को, सॉरी फ्रिक्वेंसी को और वेवलेंथ को। फ्रिक्वेंसी यहीं पे रहेगी, जो वेवलेंथ है मल्टीप्लाई इधर आके वी से डिवाइड। अब ये देखें दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।